हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हमने ये क्वेश्चन आधा अधूरा छोड़ दिया था, तो इस पार्ट में इसको कंप्लीट करेंगे और आगे चलेंगे। पार्ट 4 था। पार्ट 4 हमें कहता है कि प्लेसेस ए एंड बी, इसमें हमें कहा जाता था कि प्लेसेस ए एंड बी जो है 100 किलोमीटर अपार्ट है, यानी इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो 100 किलोमीटर है। और जो प्लेस ए है, यहाँ पे कार ए है और यहाँ पे कार बी है। ये दोनों जब एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, यानी ये भी इस साइड चलती है और ये भी इस साइड, तो ये किसी पॉइंट पे मिलते हैं क्योंकि इनकी डिस्टेंस इनकी स्पीड जो है डिफरेंट है। तो किसी स्पीड से चल के ये लोग यहाँ पे आफ्टर 5 आवर्स मिलते हैं, ठीक है, यानी टाइम इनको लगता है मिलने में 5 आवर्स। दूसरी कंडीशन गिवन है हमारे पास, डिस्टेंस सेम है 100 किलोमीटर, और इस बार ये दोनों जो है गाड़ियाँ यानी कार्स एक दूसरे की तरफ चलती है, यानी अपोजिट डिस्टेंस में चलती है, अपोजिट डायरेक्शन में चलती है। तो ये मीट अप करती है आफ्टर 1 आवर, यानी इनको टाइम लगता है मीट अप करने में 1 आवर। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें रिलेटिव स्पीड्स ढूंढनी है। जैसे हम रिलेटिव स्पीड्स ढूंढेंगे, क्योंकि हमारे पास दो है और एक कंडीशन में एक ही डायरेक्शन है और दूसरी कंडीशन में अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है। आगे चलेंगे। स्पीड्स ऑफ हम क्या करेंगे, हम पुट करेंगे कि स्पीड्स ऑफ ए एंड बी भी यू एंड वी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ए की यू है और बी की वी है। जब ये पहली कंडीशन है कि जब ये सेम डायरेक्शन में चलेंगी तो दे मीट इन 5 आवर्स, ठीक है, ये आफ्टर 5 आवर्स मिलती है। तो रिलेटिव स्पीड इस केस में जब ये सेम डायरेक्शन में चलती है तो रिलेटिव स्पीड जो है वी एस, मतलब रिलेटिव स्पीड दोनों की स्पीड को एक ही मानता है, इसको रिलेटिव स्पीड कहता है, और ये एक ही टर्म में होता है, ये अलग अलग स्पीड्स नहीं कंसिडर होंगी। रिलेटिव स्पीड, स्पीड ऑफ ए माइनस स्पीड ऑफ बी, ओके, ऐसे कहा जाएगा, यानी यू माइनस वी। तो इसमें रिलेटिव स्पीड जो है डिफरेंस ऑफ स्पीड्स, तो यू माइनस वी जब ये एक ही डायरेक्शन में चलेंगे तो हमें पता है स्पीड जो है वो डिस्टेंस पे टाइम होता है, यानी डिस्टेंस इनके बीच 100 किलोमीटर है और टाइम इनको लगता है मीट करने में 5 आवर्स। तो जब इसको डिवाइड करें हमें 20 मिलेगा, यानी हमारे पास यू माइनस वी इज इक्वल टू 20, यू माइनस वी माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इसको हमने इक्वेशन 1 नाम दिया। ऐसे ही दूसरी कंडीशन हमारे पास गिवन है, जब ये अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में क्या रिलेटिव स्पीड क्या बनती है, अपोजिट डायरेक्शन में जब आते हैं तो रिलेटिव स्पीड जो है वो प्लस हो जाती है। वो इस तरह हो जाती है क्योंकि वी यू माइनस और v जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में है, अगर इसी डायरेक्शन में होता तो प्लस v होता, लेकिन यहाँ पे माइनस v है, यानी वो डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ u चलता है, जिस डायरेक्शन में u चलता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में v चलता है। तो जब हम इनको एडअप करेंगे v ओ v, ये u प्लस v बन जाएगा, यानी u प्लस v इज इक्वल टू 100/1, यानी डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम इज इक्वल टू स्पीड, तो ये रिलेटिव स्पीड है इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, टाइम 1 आवर है, ये 1 आवर में मीटअप करते हैं। तो इसको दूसरी तरीके से लिखेंगे, यू प्लस वी माइनस 100 इज इक्वल टू 0, इसका नाम इक्वेशन 2 रखेंगे। आगे चलेंगे यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस में जो नॉन ज़ीरो टर्म्स है वो एक साइड ले ली और ज़ीरो जो है वो एक साइड, यानी RHS हमारा ज़ीरो है। हम ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हमें पता है कि हमारे पास 3 कॉलम्स होते हैं, u v एंड कांस्टेंट। u हमारे पास यहाँ पे है 1 and 1, v है -1 and 1, ये ऐसे कोफिशिएंट्स होते हैं। v का कोफिशिएंट -1 है और यहाँ पे v का कोफिशिएंट 1 है, ऐसे लिखेंगे। कांस्टेंट यहाँ पे -20 है और यहाँ पे कांस्टेंट -100 है, ठीक है। इनको ही लिखेंगे यहाँ पे u के सामने, u के नीचे इस कॉलम के बगैर ये दोनों लिखने होते हैं, v के नीचे इस कॉलम के बगैर ये दोनों लिखने होते हैं, और कांस्टेंट 1 के नीचे इस कॉलम के बगैर ये दोनों कॉलम्स लिखने होते हैं। तो ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया है आपके साथ, तो यहाँ पे भी मैंने इसलिए बोला ताकि थोड़ा सा रिकॉल हो जाए। तो u जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास u डिवाइड, ये u है, ओके, यहाँ पे u है, u v एंड 1 कांस्टेंट की टर्म्स में आता है, तो वो इस तरह आता है। जब हम इस टर्म को इसके साथ इक्वेट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा, u इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। जब हम v टर्म को इसके कांस्टेंट के साथ करेंगे इक्वेट तो हमारे पास v जो है 40 किलोमीटर पर आवर आएगा, यानी कार a की स्पीड जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर है और कार b की जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर है, ओके। अब हम पार्ट 5 की तरफ चलते हैं। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर units if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. If we increase length by 3 units and breadth by 2 units, the area increases by 67 square units.
फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। ये हमें बोल रहा है कि कोई रेक्टेंगल है, उसका कोई एरिया है, तो जब हम उसकी लेंथ जो है कम करते हैं 5 यूनिट और ब्रेड्थ इंक्रीज़ करते हैं 3 यूनिट से, तो हमारी जो टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो 9 से कम हो जाता है। तो ऐसे ही जब हम दूसरी कंडीशन गिवन है कि अगर हम लेंथ 3 यूनिट ज़्यादा करेंगे और ब्रेड्थ 2 यूनिट्स कम करेंगे तो एरिया जो है वो 67 ज़्यादा हो जाएगा। यानी लेंथ एंड ब्रेड्थ में चेंज करने से एरिया में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आ जाता है। तो यही हमें यहाँ पे कंडीशंस गिवन है, इनसे हमें इक्वेशंस बनानी है और फिर उनको सॉल्व करना है। लेट लेंथ एंड ब्रेड बी ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स एंड वाई। हम एक्स एंड वाई लेंथ एंड ब्रेड रखेंगे उस रेक्टेंगल की जो हमारे पास गिवन है। फॉर एग्जांपल ये प्लॉट है, तो इसका हम लेंथ एक्स रखेंगे, ब्रेड जो है वाई रखेंगे, और इसका एरिया जो आएगा एक्स इंटू वाई, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, तो एक्स एंड वाई हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास सिंपल रेक्टेंगल है, इसका एरिया है एक्स वाई, ठीक है। अब हमारे पास कंडीशन गिवन है कि जब हम एक्स वाई ये एरिया है, ठीक है, तो जब हम x और y में एक चेंज लाते हैं तो एरिया में चेंज आती है, ठीक है। जब हम x को 5 यूनिट्स कम करेंगे और y को 3 यूनिट ज़्यादा, यानी ब्रेड 3 यूनिट ज़्यादा करेंगे एंड x जो है 5 यूनिट्स कम करेंगे, तो हमारे जो ओवरऑल एरिया एक्स वाई था हमारे ओरिजिनल रेक्टेंगल का जो हमारे पास गिवन था, तो वो 9 यूनिट से कम हो जाता है, 9 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, क्योंकि एरिया जो है वो स्क्वायर यूनिट में होता है, ठीक है। ऐसे ही इसको सॉल्व करने के बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे, रिड्यूस करते हैं, तो हमारे पास ये इक्वेशन आती है, इसका नाम हम इक्वेशन 1 रखेंगे। आप देख सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे अपने आप से, क्योंकि ये मैंने यहाँ पे सॉल्व कर रखा है, और इसी तरह आप सॉल्व कर सकते हैं इसको अपने तरीके से। ओके, आगे चलते हैं। हमारे पास दूसरी कंडीशन गिवन है कि जब हम एरिया में ऐसे चेंज लाते, लेंथ एंड ब्रेड्थ में ऐसे चेंज लाते हैं, तो हमारे पास जब हम लेंथ में 3 यूनिट ज़्यादा करते हैं और ब्रेड्थ में 2 यूनिट ज़्यादा करते हैं, तो हमारा जो एरिया है वो 67 स्क्वायर यूनिट से इंक्रीज़ होता है। यानी एरिया जो था हमारे प्लॉट का, यानी रेक्टेंगल का, उसका एरिया बाई 67 स्क्वायर यूनिट से इंक्रीज़ होता है, ठीक है। इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो इस तरह आएगी, और इसका नाम हमने इक्वेशन 2 रखा। अब हमारे पास इक्वेशन 1 एंड 2 है, तो दोनों ये जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बन जाता है। इनको बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से यूज़ सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जैसे मैंने बोला है कि एक्स वाई कांस्टेंट, हमारे पास 3 कॉलम्स आते हैं इन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो हमारे पास यहाँ पे इन दोनों को कंसिडर करते हुए एक्स के जो कॉलम है यानी कोफिशिएंट्स है वो 3 एंड 2 है, वाई के -5 एंड 3 है, और कांस्टेंट जो है -6 एंड -61 है, ठीक है। तो इसको इसी तरह सॉल्व करने के बाद जैसे हम x के नीचे ये दोनों कॉलम्स लिखेंगे, y के नीचे ये दोनों कॉलम्स लिखेंगे, और c के नीचे ये दोनों कॉलम्स लिखेंगे, ठीक है। तो इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो वहाँ से x डिवाइडेड बाई ये आएगा, y डिवाइडेड बाई ये, 1 डिवाइडेड बाई ये। तो पहले इस x टर्म को 1 इस वाली कांस्टेंट टर्म से करेंगे फिर y वाली टर्म को अलग से इस वाली कांस्टेंट टर्म के साथ इक्वेट करेंगे। जब हम x वाली टर्म को इक्वेट करते हैं तो x का वैल्यू 17 यूनिट्स आता है। जब y वाली टर्म को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास y का वैल्यू 9 यूनिट्स आएगा, यानी जो लेंथ हमारे रेक्टेंगल की थी वो 17 यूनिट्स थी, और ब्रेड जो y जो है वो 9 यूनिट्स थी, ठीक है। हमारा आंसर मिल जाता है। एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट करने के बाद हमारे पास कुछ और टॉपिक्स बचते हैं इस चैप्टर के। इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। हमारे पास कुछ इक्वेशंस होंगी, उनको हमें उनको रिड्यूस करना है टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, यानी हमारे पास वो अच्छे से यानी गिवन नहीं होंगी इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वो नहीं गिवन होगी, तो हमें उनको रिड्यूस करना है टू लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, और in 2 variables. We shall discuss the solution of such pair of equations which are not linear but can be reduced to linear form by making some suitable substitutions. यानी इसमें हमें कुछ suitable substitutions करके जो है हमें उनको लीनियर बनाना है, जो लीनियर नहीं है उनको लीनियर बनाना है, और फिर उनको सॉल्व भी करना है। ओके, एग्जाम्पल हमारे पास गिवन है, एग्जाम्पल 17 गिवन है। सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशंस 2/x + 3/y इज इक्वल टू 13, 5/x - 4/y इज इक्वल टू -2। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि ये लीनियर नहीं है, ठीक है। लीनियर वो होता है जिसके वेरिएबल्स का जो है 1 होगा या y कुछ भी होगा, u होगा उसका 1 पावर होगा, v होगा उसका 1 पावर होगा, तो इनको लीनियर कहते हैं। हालांकि यहाँ अगर हम देखेंगे इन इक्वेशंस को, अगर हम दोबारा देखेंगे 2 डिवाइडेड बाई एक्स, जब डिवाइडेड बाई एक्स होता है एक्स रेज पावर -1, ठीक है, प्लस 3 वाई डिवाइड में है तो वाई ऊपर आएगा और -1 उसका पावर बन जाएगा इज इक्वल टू 13। ऐसे ही 5x रेज पावर -1 -4
रेज पावर -1 इज इक्वल टू -2। ये हमारे पास इक्वेशंस है। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनका जो पावर है वो माइनस है, यानी लीनियर नहीं है। लीनियर होता तो 1 होता, +1, ओके, +1 होना चाहिए। तो इनको हमें ऐसे ही रिड्यूस करना है ताकि इनका जो पावर है वेरिएबल्स का वो 1 बन जाए, ओके। उसके लिए हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। हम ऐसे लिखेंगे 2 × 1/x + 3 × 1/y इज इक्वल टू 13, एंड इसी तरह 5 × 1/x - 4 × 1/y इज इक्वल टू -2। इन दोनों को इस तरह, अब इनको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, ताकि हमें x ऊपर आ जाए, y ऊपर आ जाए, जो इनका पावर 1 आ जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंस इक्वेशंस आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c, ये इस फॉर्म में नहीं है, तो इनको लाने के, इस फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, 1/x को p रखेंगे एंड 1/y को q रखेंगे। अब हमारे पास ये भी वेरिएबल्स है, इनका पावर +1 है, ठीक है। तो इनको सब्स्टिट्यूट करेंगे। जब हम इनको इन विद रिस्पेक्ट टू दीज वैल्यू सब इनमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर उनका वैल्यू निकलेगा, फिर उनका वैल्यू यहाँ पे पुट करके हमें x का वैल्यू निकल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सोल्यूशन निकालना है इन्हीं का, ताकि हमें x एंड y का वैल्यू निकाल के हमें सबसे पहले सब्स्टिट्यूट करना है p एंड q को इन इक्वेशंस में, ताकि हमारे पास लीनियर इक्वेशंस आए और जो रिड्यूसिबल होती है, यानी जो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इनका नाम हम इक्वेशन 1 एंड 2 रखेंगे, क्योंकि 1/x की जगह p एंड 1/y की जगह q डाल के हम यहाँ पे इनको सॉल्व करेंगे। हम सबसे पहले बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से p का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ q लिखेंगे, जो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम ऑलरेडी करते हैं। 1 वेरिएबल को इन टर्म्स ऑफ अनदर वेरिएबल लिखते हैं। जब हम 1 वेरिएबल को यहाँ पे 13 - 3 q/2 इस वाले p को लिखेंगे, तो इसका नाम इक्वेशन 3 रखेंगे। जैसे हमने इसको इस p को इक्वेशन 1 से निकाला है, तो इस p को इक्वेशन 2 में अब सब्स्टिट्यूट करेंगे, जैसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते हैं। तो जब हम p इन इक्वेशन 2 डालेंगे, यानी पुट करेंगे, तो वहाँ पे p का वैल्यू, यानी p की जगह हम क्या करेंगे, 13 - 3 q/2, इसको यहाँ पे डाल -4q इज इक्वल टू 2। तो ये सारी इक्वेशन q की टर्म्स में आई, यहाँ पे हमें q का वैल्यू निकल आएगा। तो यहाँ जैसे हमने बोला था कि ये सारी इन टर्म्स ऑफ q आई, तो q का वैल्यू हमारे पास 3 आया, ठीक है। q का वैल्यू 3 आया, तो हम इसको इक्वेशन 3 में डालेंगे। इक्वेशन 3 कौन सी थी हमारी, जहाँ हमने इक्वेशन 1 से p को इन टर्म्स ऑफ q लिखा था, यानी p को इन टर्म्स ऑफ यहाँ पे q था, q की जगह हम 3 डालेंगे, तो हमें p का वैल्यू निकल आएगा, यानी 2। p इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स p इज इक्वल टू 2 एंड q इज इक्वल टू 3। जैसे हमने एक क्वेश्चन आंसर के बिगनिंग में लिखा था कि p हमने रखा था 1/x के और q हमने रखा था 1/y के। तो यहाँ पे p का वैल्यू जैसे हम 1/x इज इक्वल टू 2, p क्योंकि 2 के बराबर आया तो 1/x इज इक्वल टू 2, और q 1/y के बराबर है, जो हमें मिला था 3। तो अब इनको इक्वेट करने के बाद x हमें 1/2 निकलेगा और y जो है 1/3 निकलेगा। दैट मीन्स हमारे पास आंसर आया x इज इक्वल टू 1/2 एंड y इज इक्वल टू 1/3, ओके। अब हम एग्जाम्पल 18 की तरफ चलते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। हमें यहाँ पे बोला गया है कि हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो है वो इस तरह सॉल्व करना है बाय रिड्यूसिंग। हमें जो ये हमारे पास गिवन है पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन, ये लीनियर नहीं कह सकते हम इसको, हम पेयर ऑफ इक्वेशंस कहेंगे। सिंपली इसको रिड्यूस करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में, फिर उसके बाद सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 5/x - 1 1/y - 2 इज इक्वल टू 2, 6/x, ये तो लीनियर नहीं है क्योंकि इनके पावर जो है वो माइनस में आएंगे, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में आते हैं। तो हम क्या करेंगे, फिर हम पहले हम इनको p इज इक्वल टू 1/x, क्योंकि दोनों में हमने जैसे अभी तक लिखा था 5 × 1/x - 1 प्लस 1/y - 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन 6 × 1/x - 1 -3 × 1/y - 2 इज इक्वल टू 1, है ना यहाँ पर। तो हमने इनको जैसे लिखा, तो हम क्या करेंगे, 1/x - 1 को p लिखेंगे और 1/y - 2 q लिखेंगे, फिर इन दोनों में सब्स्टिट्यूट करके इनको सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, p इज इक्वल टू 1/x - 1 q इज इक्वल टू 1/y - 2, दोनों में कॉमन ही है। तो 5p + q इज इक्वल टू 2, 6p - 3q इज इक्वल टू 1, यानी हमने सब्स्टिट्यूशन की। सब्स्टिट्यूशन करने के बाद इनको इक्वेशन 1 एंड 2 नाम रखेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 जो है हमारे पास 2 इक्वेशंस आई। पहली इक्वेशन से हम बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड करके q को इन टर्म्स ऑफ p लिखेंगे, 2 - 5p इज इक्वल टू q। तो इसको हम इक्वेशन 3 नाम रखेंगे, क्योंकि हमने इसको इक्वेशन 1 से निकाला है, तो हम इसको इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। पुट q इन इक्वेशन 2, तो हम क्या करेंगे, जहाँ p था वहाँ पे 2 - 5p डालेंगे, जहाँ q था वहाँ पे 2 - 5p। तो इन टर्म्स ऑफ p सारी इक्वेशन आ गई यहाँ पे।
तो इस इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ p लिखेंगे तो p हमारे पास वैल्यू आएगा 1/3। जैसे हमारे पास p वैल्यू आया, इस p वैल्यू को हम इस इक्वेशन 3 में डालेंगे और हमें q निकल आएगा। तो इक्वेशन 3 में इसको सब्स्टिट्यूट करके q इज इक्वल टू 2 - 5 × 1/3, यानी p की जगह 1/3 डाला तो हमें q इज इक्वल टू 1/3 आया, यानी p भी हमें 1/3 आया और q भी 1/3 आया। हमें पता है कि हमने p को रखा था 1/x-1 और जो इक्वल टू 1/3 हमें आया यहाँ पे, और ऐसे ही q को हमने 1/y-2 सब्स्टिट्यूट किया था और इसको हम ये वैल्यू हमारे पास q आया 1/3। इनको इक्वेट करने के बाद हमारे पास आया x-1 इज इक्वल टू 3 एंड y-2 इज इक्वल टू 3। दैट मीन्स इसको सॉल्व करने के बाद x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 5 हमारे पास आ गया। एग्जाम्पल 19 को सॉल्व करते हैं। बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 hours. In 13 hours, it can go 40 kilometer upstream and 55 kilometer downstream. Determine the speed of the boat in still water and that of the stream. Okay. तो हमारे पास एक बोट होगी, ठीक है, ये हमारे पास बोट है। तो अब क्या है, लहरें जो होती हैं, जो टाइड्स होती हैं, वो ऊपर जाती है फिर नीचे आती है। दैट मीन्स एक तो इसकी डायरेक्शन ये होगी जब ये आगे चलेगी और फिर नीचे होगी, ठीक है। ये एक डायरेक्शन होगी यानी अपस्ट्रीम, फिर नीचे होगी तो डाउनस्ट्रीम, ठीक है। इसका हम अपस्ट्रीम रखेंगे और इसका डाउनस्ट्रीम रखेंगे। जब ये यहाँ से जाती है और यहाँ से आती है, दैट मीन्स ये यहाँ से, फॉर एग्जांपल पहली कंडीशन गिवन है कि ये 30 किलोमीटर ऊपर जाती है, ठीक है, फिर 44 किलोमीटर नीचे आती है, इस तरीके से, क्योंकि टाइड्स हैं ऐसी बड़ी बड़ी, तो ऐसे जाएगी। और इसको लगते हैं ये दोनों कवर करने में 10 आवर्स, ठीक है, यहाँ तक जाने में फिर वापस आने में 10 आवर्स लगते हैं। ये 30 किलोमीटर हो जाएगा और ये वाला 44। दूसरी कंडीशन गिवन है कि ये बोल रहा है कि इसको 55 अपस्ट्रीम जाने, मतलब 40 किलोमीटर ऊपर जाने और फिर 55 किलोमीटर नीचे जाने के लिए इसको 13 आवर्स लगते हैं, 13 घंटे, और इस वाले काम में उसको 10 आवर्स लगते हैं। दोनों कंडीशन में जो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस है वो भी डिफरेंट है और जो टाइम है वो भी डिफरेंट है, ठीक है। ये 10 आवर है, यहाँ पे 13 आवर लगते हैं, और ये वाला जो है ये 40 किलोमीटर ऊपर जाएगा और ये 55 किलोमीटर नीचे आएगा, तो 13 आवर्स लगते हैं। ऑब्वियसली ज़्यादा लगेगा टाइम क्योंकि टाइम बड़ी है, ठीक है। दोनों कंडीशंस है हमारे पास। अब हमें क्या बोलना है कि हमें स्पीड ढूंढनी है, एक तो इस अलग से बोट की कितनी स्पीड है और स्ट्रीम की कितनी स्पीड है, क्योंकि स्ट्रीम की स्पीड और बोट की स्पीड दोनों रिलेटिव है एक दूसरे के, और दोनों ही कंडीशंस यहाँ, दोनों ही यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है इस डिस्कशन में। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट एक्स बी स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, बी स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर यानी बोट की स्पीड, एंड वाई बी स्पीड ऑफ स्ट्रीम की यानी वाटर की स्पीड, ठीक है। स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू x + y। जब हम डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं फिर ऊपर आ रहे हैं, पहले डाउन स्ट्रीम जब जाएंगे तो स्ट्रीम भी उसी स्पीड डायरेक्शन में होगी और जो हमारी बोट है वो भी सेम डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो जो हमारी स्पीड होती है वो x + y, यानी वो इन केस ऑफ डाउन स्ट्रीम जो है दोनों की स्पीड एक ही डायरेक्शन में होगी, इनकी रिलेटिव स्पीड जो है एडअप हो जाएगी x + y, ठीक है। इनकी स्पीड जो है वो एडअप हो जाएगी दोनों की, क्योंकि जिस स्पीड से, अगर स्ट्रीम की स्पीड ज़्यादा है, बोट की स्पीड, दैट मीन्स ये जल्दी उसी स्पीड से इन दोनों की स्पीड ऐड होके ये जल्दी इस पॉइंट तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इनकी स्पीड जो ऐड हो जाएगी x + y, यानी बोट की स्पीड और हमारी स्ट्रीम की स्पीड, ठीक है, दोनों की एडअप हो जाएगी। और इन केस ऑफ अपर स्ट्रीम, जब बोट इस साइड जाती है तो हमारी जो स्पीड है, यानी इस स्ट्रीम की टेंडेंसी जो है वो नीचे आने की होती है। स्ट्रीम यानी पानी की, हमेशा जो पानी ऊपर जाता है उसकी टेंडेंसी जल्दी नीचे आने की होती है, ठीक है। ड्यू टू ग्रेविटी बहुत बड़ा कंसेप्ट है, बट यहाँ पे हमें पता है कि इसकी टेंडेंसी होती है नीचे आने की, यानी इसकी स्पीड यहाँ होती है और हमारी बोट जो होती है वो इस साइड हो जाती है, ठीक है। तो इनकी स्पीड यहाँ पे सबट्रैक्ट हो जाती है, क्योंकि ये ज़्यादा, हमें पता है कि बोट जल्दी नीचे आएगी कंपेयर टू जब ऊपर जाना होगा, तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी। वो इसलिए क्योंकि इनकी रिलेटिव स्पीड जो है वो नेगेटिव में चली जाती है ड्यू टू ग्रेविटी फैक्टर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x - x जो है, y जो है, दोनों स्पीड जो है इनकी टेंडेंसी डिफरेंट है, यानी y जो हमारी बोट है वो ऊपर तो जाती है स्ट्रीम के साथ, बट स्ट्रीम की टेंडेंसी जो है वो स्पीड नीचे की तरफ होती है, कि वो उसकी टेंडेंसी होती है कि वो जल्दी से अपनी पोजीशन पे आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है स्पीड जो है वो यहाँ पे माइनस हो जाएगी, दैट मीन्स रिलेटिव स्पीड जो है x - y है। तो अब हमारे पास ये कंडीशन तो हो गई, ये आप अच्छे से क्लियर कर लें कि पहला स्टेप ये करना है कि हमारे पास स्पीड यानी रिलेटिव स्पीड क्या है, क्योंकि ये दो
चीज़ें एक साथ जा रही है, दोनों की स्पीड है, तो जब एक साथ हो जाए हमें ये कंसिडर करना है कि किसकी स्पीड हमें कंसिडर करनी है। उसके लिए हम रिलेटिव स्पीड लेते हैं जिसमें दोनों की स्पीड कंसिडर हो जाती है और उनकी डिस्टेंस, उनकी डायरेक्शन को ये नज़र में रखते हुए उनको हम या तो प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ स्पीड्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्पीड ऑफ बोट भी लिख लिया हमने। उसके बाद टाइम हमारे पास पता है, हमें पता है डिस्टेंस बाय स्पीड टाइम, यानी स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, और टाइम जब लिखना होता है तो यहाँ पे एक्सचेंज हो जाएगा, यानी टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। फर्स्ट केस में अपस्ट्रीम जो है, लेट टाइम बी टेकन T1 टू गो 30 किलोमीटर है, सॉरी 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम। जब पहले केस में जब हम सबसे पहले बोट जो है अपस्ट्रीम जाती है 30 किलोमीटर, ठीक है, तो दैट मीन्स 30 डिवाइडेड बाई ऑलरेडी अपस्ट्रीम की हमने क्या लिखी थी अभी स्पीड, x माइनस वाई, ठीक है, यहाँ पे माइनस हो जाता है और यहाँ पे प्लस हो जाता है डाउन स्ट्रीम में। अपस्ट्रीम में हमारे पास x माइनस वाई आ जाएगा स्पीड, और डिस्टेंस जो है 30 किलोमीटर है, हाँ ठीक है। ऐसे ही इसी एक पहले ही कंडीशन में फिर दिया गया है कि जब वो डाउन स्ट्रीम जाती है तो डाउन स्ट्रीम में वो कितना डिस्टेंस कवर करती है 44, और हमारे पास स्पीड जो है डाउन स्ट्रीम की स्पीड जो है x प्लस वाई होती है। तो टाइम दोनों ऐड करके हमारे पास पता है, पहले वाले जो डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम दोनों है, दोनों के लिए 10 आवर्स लगते हैं, दैट मीन्स T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 10 आवर्स, ठीक है। यहाँ नीचे ऊपर जाना और फिर नीचे आना, दोनों ये अपस्ट्रीम है डाउन स्ट्रीम है, दोनों को कितना टाइम लगता है 10 आवर्स, यानी इसका T1 था हमने और इसका T2 रखा था, T1 प्लस T2 10 आवर्स होते हैं। तो T1 हमने लिखा था इस तरह और T1 T2 इस तरह, इनको ऐड करके हमें 10 आता है, यानी T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू T1 इसके बराबर T2 इसके बराबर, इसका नाम हम इक्वेशन 1 रखेंगे, ठीक है। सेकंड कंडीशन में हम क्या करते हैं, T1 जो है यानी अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम है दोनों केसेस में। अपस्ट्रीम जब होता है तो यहाँ पे x माइनस वाई आता है, और डाउन स्ट्रीम जब होता है तो x प्लस वाई आता है, ये कंडीशन भी। लेकिन इस वाले में ना डिस्टेंस ज़्यादा होती है, यानी यहाँ पे ये 40 किलोमीटर जाता है और नीचे ये 55 किलोमीटर आता है, और इसमें टाइम जो है 13 आवर्स लगता है, ठीक है। तो पहले हम अपस्ट्रीम का देखेंगे। अपस्ट्रीम में जो टाइम लगता है वो इक्वल टू, अपस्ट्रीम में जो T1 होगा टाइम होगा 40 डिवाइडेड बाई, यानी डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड। स्पीड हमें पता है x माइनस वाई है और डिस्टेंस कितनी है 40 किलोमीटर। और T2 जो है यहाँ पे ये है, ये भी T2 है, ये T1 है। T2 यहाँ पे कितना लगता है, डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस हम स्पीड बाई डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस कितनी है 55 और स्पीड कितनी है x प्लस वाई, क्योंकि ये डाउन स्ट्रीम वाले कंडीशन है। तो लिखा हमने T1 एंड T2, हमें पता है इस टोटल को करने में 13 आवर्स लगते हैं, यानी T1 प्लस T2 जो है वो 13 आवर्स है। T1 प्लस T2 इक्वल टू 13 इज इक्वल टू T1 का वैल्यू हमने यहाँ डाला, T2 का वैल्यू हमने यहाँ डाला, इसको लिखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन 2 बन जाती है, ओके। यहाँ पे फिर से जो हमारे पास आती है ये रिड्यूस करनी है टू लीनियर इक्वेशन, उसके बाद इसका सोल्यूशन निकाल पाएंगे, क्योंकि जो वेरिएबल्स है वो डिनोमिनेटर में। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 30 इंटू 1 बाई एक्स माइनस वाई प्लस 44 इंटू 1 बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ठीक है। इसको एक लिखेंगे और दूसरी इक्वेशन इस तरह लिखेंगे, 40 इंटू 1 बाई एक्स माइनस वाई प्लस 55 इंटू 1 बाई एक्स प्लस वाई, और इसको लिखेंगे 13 के बराबर। ये दो इक्वेशंस आ गई। यहाँ पे जो है P लिखेंगे 1 बाई एक्स माइनस वाई, Q को लिखेंगे 1 बाई एक्स प्लस वाई। इस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। हमने 1 बाई एक्स माइनस वाई को P रखा और 1 बाई एक्स प्लस वाई को Q रखा। इनको सब्स्टिट्यूट करके इन इक्वेशंस में 30P प्लस 44Q इज इक्वल टू 1, 40P प्लस 55Q इज इक्वल टू 13। तो इनको हमने रिड्यूस किया कि लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, तो ये अब आ गई। अब इनको सॉल्व करना आसान हो जाएगा बाई यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हम क्या करेंगे, नॉन जीरो टर्म्स को लेफ्ट साइड ले जाएंगे, तो यानी इनको इस तरह लिखेंगे, ठीक है। जैसे इस तरह लिखा तो उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको आसान हो जाएगा सॉल्व करना। P डिवाइडेड बाई इनको लिखेंगे, यानी हमारे पास P Q एंड कांस्टेंट है। P के क्या क्या कोफिशिएंट है 30 एंड 40, Q के 44 और 55 है, और C के -10 एंड -13 है। इनको ऐसे लिखेंगे। P के नीचे क्या लिखेंगे, इसके बगैर दोनों कॉलम्स जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, और Q के नीचे क्या लिखेंगे, इसके बगैर दोनों कॉलम्स, और कांस्टेंट के नीचे यानी 1 के नीचे इसके बगैर ये दो कॉलम्स लिखनी है, ठीक है, बट इन ऑर्डर, यानी ये ऐसे इन ऑर्डर। अगर P के नीचे लिखना है तो Q एंड C लिखना है, Q का लिखना है तो C एंड P लिखना है, C का लिखना है P एंड Q लिखना है, इन ऑर्डर, ठीक है। जैसे अब फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमने इसको सॉल्व किया, और इनको सॉल्व करने के बाद हमारे पास P एंड Q का वैल्यू निकल आता है,
और p हमारे पास आता है, जैसे हम इसको कांस्टेंट टर्म के साथ करेंगे इक्वेट, एंड q टर्म को कांस्टेंट टर्म के साथ, इनको अलग अलग से हमारे पास p का वैल्यू 1/5 आएगा और q का वैल्यू 1/11 आएगा। और हमें पता है हमने क्या किया था, सबस्टिट्यूट p को हमने 1/x - y और वो निकला वैल्यू 1/5 यहाँ पे। और ऐसे ही q को हमने 1/x + 1y रखा था और वो निकला 1/11। इन ये भी और एक इक्वेशन बन जाती है, यानी x - y = 5 एंड x + y = 11। यहाँ पे भी क्लियर हमारे पास x एंड y की वैल्यूज़ नहीं है, तो यहाँ पे फिर से हमारे पास जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल आ जाते हैं। तो 3 एंड 4 इक्वेशन को नाम रखेंगे और उसके बाद बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड हमें पता है x = y + 5 रखेंगे। तो यहाँ पे जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, एलिमिनेशन भी और क्रॉस में, जो हमें आसान हो। बट यहाँ पे जो है हम देख सकते हैं x के जो कोएफिशिएंट है वो सेम है, तो एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या करना होता है, x या y के कोएफिशिएंट सेम रखने होते हैं, फिर उनको सब्ट्रैक्ट करना। तो यहाँ पे सिंपल सब्ट्रैक्शन होगी। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ से हमें y = 3 निकलेगा। जब हम y = 3 निकालेंगे, इन दोनों इक्वेशन में किसी में भी डाल के y = 3, हमें x का वैल्यू, यानी पुट y = 3 इन इक्वेशन 3। जब हम इक्वेशन 3 में हम y = 3 डालेंगे तो हमारे पास x का वैल्यू 8 आएगा, यानी x = 8 एंड y = 3। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आता है। Therefore x = 8 एंड y = 3। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर जो है हमने x रखा था वो 8 km/h है, बोट की, सिंपल बोट की। ठीक है, इसकी जो है वो 8 km/h है और स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है वो 3 km/h है। ये हमारा आंसर है। ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है बोर्ड एग्ज़ाम्स में एंड स्टूडेंट कन्फ्यूजन में चला जाता है, लेकिन परफेक्ट स्ट्रेटजी याद रखने के बाद, इसको प्रैक्टिस करने के बाद बार बार ये कन्फ्यूजन दूर चले जाते हैं। एंड होपफुली आपको समझ आया होगा। आई विश आपको समझ आया होगा। इन केस नहीं समझ आया है, कोई कंसेप्ट रहता है, कोई डाउट रहता है, तो कमेंट सेक्शन में आए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट्स करो इस पर और लाइक करो, व्यूज़ ज़्यादा दे दो। थैंक यू सो मच।